एक कैदी जिसका नाम था रोमेल ब्रूम, जो 2009 में एक 14 साल की लड़की के अपहरण और हत्या का दोषी था। उसे लेथल इंजेक्शन के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। लोगों के अनुसार यह सजा उसके लिए काफी आसान थी, पर इसके उलट इसी दौरान ब्रूम खुद ही इस क्रूर और असाधारण सजा का एक पीड़ित बन गया। उसने लगभग 2 घंटे असहनीय दर्द में गुजारे क्योंकि डॉक्टर्स को ब्रूम की सूटेबल नस नहीं मिली, जिस वजह से उन्होंने उसको 18 बार नीडल को लगाया। पर ना जाने कैसे ब्रूम ने इस सजा को सरवाइव किया, जिस कारण उसे उम्र कैद की सजा दी गई। पर वो अमेरिकन हिस्ट्री में अकेला ऐसा आदमी नहीं था। पर क्या हो अगर ब्रूम को जापान में मौत की सजा सुनाई जाती? उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता तो वो जीवित रहने में कामयाब नहीं हो पाता। वहाँ गंभीर मामलों में मौत की सजा दी जाती है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, भले ही कोई व्यक्ति तड़प रहा हो। आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको पता हो कि अगले दिन आप मरने वाले हैं? क्यों आपकी आखिरी मील बेहतर हो? और आपकी मौत की सजा के लिए किस देश को चुनेंगे, जापान या यूएस? अपनी मौत से पहले के कुछ घंटे आप कहाँ बिताना चाहेंगे? जापान में आप तब तक अपनी मौत के लिए सूचित नहीं होगे जब तक आखिरी दिन ना हो। एक सुबह आपको कहा जाएगा कि समय आ गया है, जहां आपको सिर्फ जेल के एक कोने में कुछ पल बैठने की इजाजत दी जाएगी, जिसके बाद वो आपको प्रार्थना के लिए ले जाएंगे या आपको मौका देंगे अपने परिवार वालों से बात करने का। कई ऑफिसर कैदी को मौका देते हैं अपना आखिरी लेटर लिखने का, पर कैदियों के सजा के टाइम की पाबंदी होने की वजह से यह मौका नहीं मिलता। मेन ऑफिसर के आखिरी बार घोषणा करते ही जब आपको डेथ पेनल्टी के लिए ले जाया जाता है, तब वहां आपका कोई भी दोस्त या परिजन मौजूद नहीं होता। जापान में कैदियों के लॉयर या परिजनों को इसके बारे में तब तक सूचित नहीं किया जाता जब तक सब खत्म ना हो जाए। पर ऐसा कोई भी लॉ यूएस में नहीं है। यूएस में आप चुन सकते हो कि आप आखिरी बार किससे मिलना चाहते हो, बल्कि कुछ जगहों पर आप अपनी लास्ट मील भी चुन सकते हो। पर टेक्सास में ऐसा नहीं है। 2011 में एक कैदी लॉरेंस रसल ब्रूअर, जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उसने खाने का काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया, जिसमें 2 फ्राइड चिकन स्टेक्स, एक पिज्ज़ा, बारबेक्यू विद अ लोफ ऑफ वाइट ब्रेड, एक चीज़ बर्गर, एक चीज़ ऑमलेट और साथ में कुछ स्नैक्स, डिज़र्ट्स और ड्रिंक्स थे। उसके मुताबिक आए खाने को खाने से उसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसकी इस हरकत की वजह से यह नियम टेक्सास में सभी के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका में लेथल इंजेक्शन को मौत की सज़ा देने का सबसे आसान और पेन फ्री तरीका माना जाता था। पर जब यूएस के नेशनल पब्लिक रेडियो ने एनपीआर को एनालाइज किया या देखा कि 200 से ज़्यादा ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में फांसी दिए गए कैदियों में से 30 सालों में 84% लोगों में पल्मोनरी एडिमा के लक्षण दिखे, जिसका मतलब है कि फांसी पर लटके कैदी तुरंत नहीं मरते, वो जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन पल्मोनरी एडिमा का मुख्य कारण ड्रग्स की अत्यधिक उच्च खुराक है, जो जल्दी से इंजेक्ट की जाती है। वे सीधे नाजुक फेफड़ों की संरचना को नुकसान पहुंचाती हैं और कई राज्य लिथल इंजेक्शन के लिए लो क्वालिटी वाली दवाओं का यूज करते हैं और अक्सर एनेस्थीसिया से बचते हैं। इसलिए बस कल्पना करें कि आपने मरने का सबसे सुरक्षित और सबसे तेज तरीका चुना है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है और ऐसा लगता है कि आप डूब रहे हैं। और अजीब बात यह है कि डॉक्टर आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। कानून के अनुसार डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह अक्सर अनुभवहीन लोगों द्वारा किया जाता है। जापान में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वे कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं। इसके बजाय वे अपने कैदियों को फांसी पर लटकाते हैं, लेकिन फांसी के दौरान भी चीजें हाथ से निकल सकती हैं। यदि रस्सी बहुत लंबी है तो आपका सिर कलम किया जा सकता है, और यदि यह बहुत छोटी है तो दम घुटने में आधे घंटे से अधिक समय लगेगा। हालांकि सब कुछ जल्लादों पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के लिए आपका वजन इतना होना चाहिए कि आपकी गर्दन में तुरंत फ्रैक्चर हो जाए, वरना आप बहुत धीमी मौत मरेंगे और कोई भी इस प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। जापान में कभी भी कोई व्यक्ति फांसी की सजा के क्रूर तरीकों का विरोध करने के लिए हड़ताल पर नहीं जाता है। और मानिए अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जापान में घातक इंजेक्शन को भी समाप्त करने पर गंभीरता से विचार करे, तो फांसी कोई सामाजिक समस्या नहीं है, लेकिन आप फांसी से माफी की आशा कहां से कर सकते हैं? जापान ने मृत्युदंड की शुरुआत चीन के प्रभाव में 4वीं शताब्दी में हुई थी। उन दिनों बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ लोगों को न केवल फांसी दी जाती थी, बल्कि उनके सिर भी काटे जाते थे और उन्हें पानी में डुबो दिया जाता था। जापान में मृत्युदंड का प्रयोग अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था,
हालांकि दोनों विश्व युद्धों ने चीजों को वापस उसी तरह से कर दिया जैसी वे थीं। हालांकि तब से 70 साल से अधिक समय बीत चुका है। अधिकांश जापानी अभी भी मृत्युदंड के निरंतर उपयोग का समर्थन करते हैं और जापानी सजा की मुख्य विशेषता यह है कि जापान में इसे चुनौती देना लगभग असंभव है। वे केवल पीड़ितों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए लोगों को मृत्युदंड देते हैं और जितने अधिक पीड़ित होते हैं मृत्युदंड मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लेकिन यदि आप वास्तव में अपनी बेगुनाही पर विश्वास करते हैं और अपील करने का इरादा रखते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपको फांसी कब दी जाएगी। रानी की सजा और फांसी के बीच का समय 2 से 20 वर्ष से अधिक तक होता है। यह अमेरिका में एक अलग कहानी है। मृत्युदंड की प्रथा वहां अंग्रेजी कॉलोनिस्ट्स द्वारा लाई गई थी। यह एक नई व्यवस्था बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में आवश्यक था, इसीलिए लोगों को वस्तुतः हर चीज के लिए मार दिया जाता था, जैसे अंगूर चुराना, चूजों को मारना या स्वदेशी जनजातियों के साथ निर्दोष व्यापार करना। 18वीं शताब्दी में जोसेफ सैम के साथ यही हुआ। उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वह 3 बार फांसी से बच गया। पहली बार रस्सी टूट गई, दूसरी बार फंदा उसके गले से फिसल गया और सैमुअल का पैर जमीन पर आ गया। तीसरी बार रस्सी फिर टूट गई। भीड़ ने सोचा कि यह दैवीय हस्तक्षेप था जो सैमुअल को बचा रहा था, इसलिए उसकी सजा को आज आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब आपको इस तरह भगवान पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपील करके खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले दशक में लगभग 800 लोगों को अपने प्रयासों और वकीलों की मदद से माफी या सजा में कमी मिली है। लेकिन अगर किसी कारण से अपील काम नहीं करती है तो आपके पास अभी भी चुनने का मौका है कि आपको कैसे मारा जाए या नहीं। अमेरिका में आपको कैसे मौत की सजा दी जाए, इसका विकल्प कहाँ है? जहां ह्यूमन राइट्स पहले आते हैं, उन्होंने हमेशा सजा की विधियों में सुधार करने की कोशिश की है। इसलिए जब 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क ने पहली इलेक्ट्रिक कुर्सी बनाई तो फांसी को समाप्त कर दिया गया था। अन्य राज्यों ने जल्द ही इस सजा की विधि को अपना लिया, लेकिन बाद में पता चला कि कुर्सी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरा विश्वास कीजिए, आप ऐसे विकल्प का अनुभव नहीं करना चाहेंगे। जब आपकी आंखें बाहर निकल आएं, आपका शरीर अनैच्छिक रूप से उल्टियां करे और आपको खून और लार की उल्टी हो, तो संभवतः आपके लिए गैस चैम्बर में दम घुटना बेहतर होगा। वर्तमान में इस प्रकार की फांसी केवल मिसौरी राज्य में ही उपलब्ध है, इसलिए यदि आपको वहां मौत की सजा सुनाई जाती है तो आप एक विशेष सीलबंद कैप्सूल में अकेले समाप्त होने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर चैम्बर को बंद कर दिया जाएगा और हाइड्रोजन साइनाइड से भर दिया जाएगा। बचने के लिए गहरी सांस लेना है। 1960 में अपनी फांसी से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि अगर उन्हें दर्द महसूस होगा तो वे अपना सिर हिला देंगे। गवाहों ने दावा किया कि चेसमैन ने कुछ मिनटों तक अपना सिर हिलाया। शायद अगर उन्हें पता होता कि ऐसा संभव है तो उन्होंने फायरिंग स्क्वाड को चुना होता। आज इस पद्धति का उपयोग उदाहरण के लिए इडाहो और यूटा जेलों में किया जाता है। सबसे पहले आपको एक कुर्सी से बांध दिया जाएगा और कैनवास की दीवार के सामने रख दिया जाएगा। कुर्सी के चारों ओर रेत की बोरियां होंगी। आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि आप 4 निशानेबाजों को न देख सकें जो 20 फीट दूर एक घेरे में खड़े हैं और कैनवास में एक स्लॉट के माध्यम से अपनी राइफलों को तान रहे हैं और विभिन्न दिशाओं से आप पर गोली चला रहे हैं। एक कैदी को फांसी की सजा के प्रकार को चुनने का अधिकार है, जबकि जापान में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जापान में केवल फांसी की सजा दी जाती है। संभवतः ऐतिहासिक रूप से ऐसा ही था। साथ ही यह एक कम लागत वाली विधि है जिसमें न्यूनतम रक्त शामिल होता है। मैं यह खोजने का प्रयास कर रहा था कि मुझे दोनों देशों के इतिहास में सबसे अनुचित सजा कौन सी लगी और मुझे लगता है कि मुझे यह मिल गई है। मैं एक अमेरिकी जॉर्ज स्टिनी जूनियर के मामले के बारे में बात कर रहा हूँ। उस पर 2 लड़कियों की हत्या का आरोप लगाया गया था और उसे बिजली की कुर्सी पर सजा दी गई थी। उसके पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कुछ भी नहीं था। यह 1944 की बात है। वो लड़का सिर्फ 14 साल का था।